ये जो फोटोज मैं आपको दिखा रहा हूँ, दीज आर नॉट जस्ट रैंडम गरीब लोग जिनके पास खाने पीने या रहने के लिए कुछ नहीं है। These people are the citizens of East Pakistan जो कि अपनी ही आर्मी के डर से भाग रहे हैं एंड नेबरिंग स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आसाम यानी कि भारत में एज रेफ्यूजीज बनकर आ रहे हैं। Leads to approximately 10 million people fleeing East Pakistan and taking refuge in the neighboring Indian state. But the problem was these refugees were not 100, not 1,000 and not even 10,000 but nearly 1 crore in number. And ये 1 करोड़ लोग बॉर्डर क्रॉस करके 1971 के उस गरीब भारत में आ रहे थे जिसके पास अपने लोगों को भी 2 टाइम का खाना खिलाने के पैसे नहीं थे। One thing I must say that I am absolutely determined that all the refugees of all religions must go back. We are not going to absorb them in our population. इन रेफ्यूजीज का भारत में आना was not natural. ये लोग वहाँ से भागकर इसलिए आ रहे थे क्योंकि पिछले कुछ सालों से ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के बीच टेंशन्स बहुत बढ़ रही थी। Capacity and capability that my people have, everything possible has been done, is being done and will be done. और आज ये बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि पाकिस्तानी आर्मी ईस्ट पाकिस्तानीज का यानी कि अपनी ही जनता का जेनोसाइड करने पर उतर आई थी। और इसी वजह से एक तरफ तो लाखों करोड़ों लोग ईस्ट पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और दूसरी तरफ इसी समय ईस्ट पाकिस्तान में लोगों के बीच एक नया देश बनाने की डिमांड बढ़ती जा रही थी जिसका नाम होता बांग्लादेश। इन रेफ्यूजीज का भारत में आना हमारे लिए एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पर बहुत प्रेशर था। Does that mean we allow a massacre to continue? What happened first? How many people were killed according to your correspondence of British newspapers? पर इंदिरा गांधी was seeing this as an opportunity to break India's biggest enemy Pakistan into 2 parts. But then on the 3rd of December, Pakistan launched a surprise airstrike on Indian airfields in the Western Command area. And after 13 days, बधाई हो बांग्लादेश हुआ है। But don't you feel ये बहुत ऊपर से हो गया? I mean, where's the story? Where's the war? Where's the surrender of 93,000 Pakistani soldiers? Where's Sam Manekshaw? And most importantly, अगर पाकिस्तान को ये वॉर हराकर बांग्लादेश बनाना इतना ही आसान था, तो फिर why it is remembered as the finest war India ever fought? तो देखो, इस पूरी कहानी को ढंग से समझने के लिए I am taking you to 1947, जहाँ पर भारत अभी आजाद हुआ। आजादी के साथ भारत को एक तोहफा और मिला। As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, communal hatred flares up in the Punjab. और ये फिरंगी कुछ इस कदर भारत का बंटवारा करके गए थे कि अब भारत की दोनों तरफ एक ऐसा देश बन चुका था जो कि आने वाले समय में भारत के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाला था। मतलब बेसिकली अब ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान एग्जिस्ट करते थे जो कि भारत के लिए 2 फ्रंट्स पर डायरेक्ट थ्रेट बन चुके थे। बट इफ यू गो डीप इन पाकिस्तान तो पता चलेगा कि ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान वैसे तो एक ही देश थे, पर उनके एक होने के पीछे वॉज जस्ट अ सिंगल कॉमन आइडिया ऑफ कॉमन रिलीजन, दैट वॉज इस्लाम। एंड इसके अलावा पाकिस्तान के इन 2 प्रोविंसेस के बीच में कोई भी कॉमन या फिर यूनिफाइंग पॉइंट नहीं था। इनफैक्ट ये दोनों प्रोविंसेस तो डायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं थे एक दूसरे से एंड इसीलिए पाकिस्तान को बहुत प्रॉब्लम होती थी ढंग से कम्युनिकेशन बनाए रखने में बिटवीन दीज 2 प्रोविंसेस। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बिटवीन दीज 2 प्रोविंसेस वाज कि वेस्ट पाकिस्तान के 5.5 करोड़ लोग उर्दू बोलते थे जो कि पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज भी थी, पर ईस्ट पाकिस्तान के 7.5 करोड़ लोग बंगाली बोलते थे एंड बोथ लव देयर कल्चर एंड लैंग्वेज। एंड इंटरेस्टिंगली ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज्यादा होते हुए भी पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे वेस्ट पाकिस्तान का डोमिनेंस था और इनकी सरकार दोनों में बहुत ज्यादा भेदभाव करती थी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्पेंडिंग का ज्यादातर हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान में किया जाता था जबकि ज्यादा पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में रहती थी। द मोस्ट बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज कि पाकिस्तान की सरकार जिसमें वेस्ट पाकिस्तान के पंजाबियों और सिंधियों का डोमिनेंस था वो ईस्ट पाकिस्तान के बंगालियों के साथ बहुत भेदभाव करती थी एंड अल्टीमेटली ये वेस्टीज ईस्टीज को अपने से इंफीरियर मानते थे एंड दैट इज वाई धीरे धीरे ईस्ट पाकिस्तानीज का यानी कि बंगालियों का वहां के पॉलिटिकल सिस्टम से विश्वास उठता जा रहा था।
बट स्टिल बात अभी तक उतनी नहीं बिगड़ी थी। बात तब बिगड़ती है जब 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक बंगाली एक रेजोल्यूशन लेके आता है दैट सेज कि असेंबली की प्रोसीडिंग्स में अब से उर्दू के साथ साथ बंगाली को भी यूज किया जाना चाहिए, जो कि सही बात है बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का मोर देन हाफ वर बंगाली स्पीकिंग पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। बट जैसे ही ये रेजोल्यूशन लाया गया वैसे ही उस टाइम के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने उसे रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि नहीं, ओनली उर्दू विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। नाउ ये चीज ना, ये लैंग्वेज वाली चीज बंगालियों के दिल पे लगी एंड उन्होंने इस पॉलिसी का जमकर प्रोटेस्ट किया एंड ऑफ कोर्स ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान की टेंशंस भी बढ़ना चालू हो गई। बट द रियल टेंशंस एस्केलेटेड इन 1952 जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उर्दू को एज द सोल लैंग्वेज फॉर एजुकेशनल एंड ऑफिशियल पर्पसेस इन ईस्ट पाकिस्तान इम्पोज करने की कोशिश करी एंड अब बंगालियों ने इस हरकत को अपनी आइडेंटिटी और कल्चर पर डायरेक्ट अटैक की तरह देखा एंड इस बार स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स, जनरल पब्लिक मतलब लिटरली सब ने एक्टिवली प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ उर्दू। इसी दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका एंड अदर इंस्टीट्यूट्स के कुछ स्टूडेंट्स ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जिसका रिस्पॉन्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तगड़े वायलेंस से किया व्हिच अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेडली क्लैशेस जिसमें बहुत से प्रोटेस्टर्स की जानें भी गई एंड इससे यू कैन कंक्लूड कि इन सीरीज ऑफ इवेंट्स की वजह से ईस्ट पाकिस्तानीज की नफरत कॉन्स्टेंटली बढ़ती ही जा रही थी। बट इन 1956 बिगड़ते माहौल को देखते हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये डिमांड्स एक्सेप्ट कर ली एंड बांग्ला को एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लिया। पर अब तक नफरत बहुत फैल चुकी थी एंड टू बी ऑनेस्ट बांग्ला को एक्सेप्ट करने के बाद भी ग्राउंड रियलिटी पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया एंड दैट इज व्हाई फाइनली ईस्ट पाकिस्तानीज ने अब पॉलिटिक्स में अपने ऑल्टरनेटिव्स देखने स्टार्ट की व्हिच रिजल्टेड इन द राइज ऑफ पार्टीज लाइक The Awami League, led by Sheikh Mujibur Rahman, जो कि इन बंगालियों की डिमांड्स की बात कर रही थी। इसलिए धीरे धीरे इस पार्टी को इनकी डिमांड जैसे कि ऑटोनॉमी फॉर ईस्ट पाकिस्तान, ज्यादा बजट एलोकेशन फॉर ईस्ट पाकिस्तान एंड इनके लीडर शेख मुजीबुर रहमान को बंगालियों का तगड़ा सपोर्ट मिलने लगा क्योंकि ऑब्वियसली यार ये पार्टी बंगालियों के हक की बात कर रही थी। देन चीजें ऐसे ही प्रोग्रेस करती है एंड द ईयर कम्स 1965 जब पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अटैक्स इंडिया। नाउ फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि वो क्यों हुआ, कौन जीता, रादर आई हैव समथिंग एल्स टू टेल यू। देखो, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का भारत पर अटैक करना वाज अ डिसीजन बाय पीपल एट पावर इन इस्लामाबाद एंड रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि उस समय पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर वेस्ट पाकिस्तानीज का डोमिनेंस था। तो इस लॉजिक से बंगालियों की नजर में ये भारत को अटैक करने का डिसीजन, जिसकी वजह से अब वॉर के बाद उन्हीं बंगालियों को कोल एंड सीमेंट भारत की जगह दूसरे देशों से डबल पैसे देकर खरीदना पड़ रहा था, जिसकी वजह से इनका फिश ट्रेड जो कि मोस्टली आसाम एंड वेस्ट बंगाल के साथ होता था वो खत्म हो गया। वो डिसीजन ईस्ट पाकिस्तानीज को बहुत खटक रहा था एंड इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर ऑब्सेशन वो भी एक्चुअल में बस वेस्ट पाकिस्तानीज का ऑब्सेशन था। बाकी ईस्ट पाकिस्तानीज को ज्यादा कुछ इंटरेस्ट था नहीं कश्मीर में एंड फिर भी इस वॉर के बाद कश्मीर तो मिला नहीं, उल्टा बहुत सारा इकोनॉमिक नुकसान ही हुआ इन ईस्ट पाकिस्तानीज का एंड दैट इज व्हाई ईस्ट पाकिस्तानीज की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती ही जा रही थी टुवर्ड वेस्ट पाकिस्तानीज एंड उन लोग को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि अब इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज ऑटोनॉमी फॉर ईस्ट पाकिस्तान। मतलब ईस्ट पाकिस्तान खुद अपने आप को मैनेज करे विदाउट मच इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंटर एंड इन फेब 1966 शेख मुजीबुर रहमान एज द लीडर ऑफ अवामी पार्टी, जिसको बंगालियों का बहुत तगड़ा सपोर्ट मिल रहा था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ईस्ट पाकिस्तानियों के लिए एक 6 पॉइंट प्रोग्राम डिमांड करते हैं जिसका मेन क्रक्स वाज टू गिव मच मोर ऑटोनॉमी टू ईस्ट पाकिस्तान। लोग इसका बहुत सपोर्ट करते हैं एंड गवर्नमेंट की धमकियों के बाद भी इस मूवमेंट को पब्लिक का तगड़ा ग्राउंड सपोर्ट मिलता है। पर माहौल इतना बिगड़ने के बाद भी गवर्नमेंट ने ईस्ट पाकिस्तानीज को ऑटोनॉमी नहीं दी एंड दिस टाइम लोगों के दिलों में जो गुस्सा था वो खतरनाक था एंड अब कुछ भी हो सकता था बिकॉज ऑलरेडी हजारों लाखों लोग रोडों पर आ चुके थे। the Bengali people were concerned. अब सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल जाते देखते हुए ऑन 25 मार्च 1969 द कमांडर इन चीफ याया खान assumes the post of president and imposes martial law in Pakistan. Martial law मतलब अब for a temporary time period देश का पूरा कंट्रोल आर्मी के हाथ में आ जाएगा एंड सिविलियन गवर्नमेंट टेम्पररीली सस्पेंड हो जाएगी विद द गोल टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर इन अ कंट्री ड्यूरिंग क्राइसिस एंड दैट मीन्स अब सब कुछ आर्मी जिसके कमांडर इन चीफ याया खान थे उनके हाथ में था। नाउ सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आती है एंड देन याया खान एक ऑर्डर इशू करते हैं कॉलिंग फॉर द नेशनल जनरल इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान एंड यहाँ से पूरा गेम बदलने वाला था।
अब देखो 1970s में ये जो इलेक्शंस होने वाले थे, दीज वर द नेशनल इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान, जो कि ये डिसाइड करने वाले थे कि पूरे पाकिस्तान पर किसकी सरकार बनेगी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में संसद में टोटल 300 सीट्स थी, जिसमें से 138 सीट्स वाज फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान एंड इंटरेस्टिंगली 162 सीट्स वाज फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। मैंने यहाँ पर इंटरेस्टिंगली अलग से क्यों बोला वो भी समझ आ जाएगा। देखो अब फाइनली इलेक्शंस होते हैं और उसके रिजल्ट्स भी आते हैं, पर उसके पहले एक चीज देखो, इन इलेक्शंस के मेन कंटेस्टेंट्स वर फर्स्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि बेसिकली वही वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टी थी, एंड सेकंड आवामी लीग, जो कि वही पार्टी थी शेख मुजीबुर रहमान वाली, जो कि ईस्ट पाकिस्तान के हक की बात कर रही थी और जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को ऑटोनॉमी दिलाने के लिए सरकार से वो 6 पॉइंट प्रोग्राम डिमांड किया था, जिसकी वजह से उस समय ईस्ट पाकिस्तान में इस पार्टी को तगड़ा सपोर्ट मिल रहा था। अब इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं और पूरा गेम चेंज हो जाता है। आवामी लीग को ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के इतने वोट्स मिलते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान की 162 सीट्स में से 160 सीट्स आवामी लीग जीत जाती है, एंड इसका मतलब अब पूरे ईस्ट पाकिस्तान का कंट्रोल आवामी लीग के हाथ में था। पर डू यू नोटिस समथिंग, पाकिस्तान में टोटल 300 सीट्स थी ना, तो लॉजिकली अगर किसी पार्टी को 151 सीट्स या उससे ज्यादा की मेजोरिटी मिलती है, जो कि बेसिकली मोर देन 50% है, तो वो पूरे पाकिस्तान में अपनी सरकार बना सकती है ना, फिर चाहे वो सीट्स ईस्ट पाकिस्तान की हो या वेस्ट पाकिस्तान की। और यही हुआ, एंड दैट इज हाउ अवामी लीग, जिसने टोटल 300 में से 162 सीट्स जीती थी, वाज नाउ एंटाइटल्ड टू फॉर्म गवर्नमेंट एट इस्लामाबाद, जो कि पूरे पाकिस्तान पे रूल करती एंड नॉट ओनली ऑन ईस्ट पाकिस्तान। एंड फाइनली बंगालियों को ये उम्मीद मिली कि अब पावर उन लोगों के हाथ में होगी जो लोग हमारा भला चाहते हैं। पर इतना सब सुनने के बाद डू यू रियली थिंक कि वेस्ट पाकिस्तान के देश की पॉलिटिक्स पर डोमिनेंस रखने वाले लोग, जो कि ईस्ट पाकिस्तान के बंगालियों को हमेशा से अपने से नीचा मानते थे, छोटा मानते थे, वो उन्हीं छोटे लोगों को एक ऐसी सरकार बनाने देंगे जो कि पूरे पाकिस्तान पे राज करेगी? आई डोंट थिंक सो, एंड ऐसा ही हुआ। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डिडंट इनवाइटेड शेख मुजीबुर रहमान, जो कि विनिंग पार्टी के लीडर थे, टू फॉर्म हिज गवर्नमेंट, एंड उन्होंने असेंबली सेशंस को भी पोस्टपोन कर दिया। नाउ अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान के बंगालियों का क्या रिस्पॉन्स रहा होगा। मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार सोच के तो देखो, पहले तो जब से सो कॉल्ड आजादी मिली तब से लेके अब तक लगभग 25 सालों से भयंकर डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा, और डिस्क्रिमिनेशन ऐसा कि देश की पॉपुलेशन का 63% होते हुए भी इन लोगों पर टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग का बस 28% खर्च हुआ। फिर वो लैंग्वेज वाला मैटर हुआ, जिसमें भी कितनी जाने गई, जस्ट बिकॉज एक देश में एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग, जो कि मेजोरिटी में है, वो बस अपनी लैंग्वेज को वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की डिमांड कर रहे हैं। वो डिमांड भी नहीं मानी, एंड देन जब इन लोगों ने इतनी मेहनत करके, इतनी जाने गवा के, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इलेक्शन जीत के पावर में आने की कोशिश करी, तो उनको बोला गया कि इलेक्शन जीतने के बाद भी तुम सरकार नहीं बना सकते, जस्ट बिकॉज वी डोंट लाइक यू। तो इमेजिन करो कि इन लोगों ने क्या हालत कर दी होगी। अक्रॉस पूरे ईस्ट पाकिस्तान तगड़ा सिविल डिसोबीडियंस इरप्टेड, और इस बार लिटरली लोग बेकाबू हो चुके थे। तब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने शेख मुजीबुर रहमान के साथ कुछ मीटिंग्स भी करी, ताकि कुछ पावर शेयरिंग एग्रीमेंट करके मैटर सेटल हो सके, बेसिकली मतलब कुछ नेगोशिएशंस हो सके। पर शेख मुजीबुर रहमान एंड द अवामी लीग वाज नॉट इन एनी मूड ऑफ नेगोशिएशन, और वो करते भी क्यों, उनके पास क्लियर मेजोरिटी थी असेंबली में। तो धीरे धीरे लोगों की डिमांड, जो कि पहले ऑटोनॉमी फॉर ईस्ट पाकिस्तान की थी, वो अब एक सेपरेट देश की डिमांड में बढ़ती जा रही थी। नाउ व्हाट दे ओनली वांटेड वाज अ सेपरेट नेशन आउट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान कॉल्ड बांग्लादेश। एंड देन मार्च 7, 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने एक प्रो इंडिपेंडेंस रैली करी, जिसको 20 लाख लोगों ने अटेंड किया। इमेजिन 20 लाख लोग। एंड उसी रैली में ये मैसेज दिया कि दिस टाइम द स्ट्रगल इज फॉर आवर प्रॉब्लम, दिस टाइम द स्ट्रगल इज फॉर आवर इंडिपेंडेंस। एंड इसके बाद 23 मार्च को फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन लोगों ने बांग्लादेश का झंडा भी फहरा दिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस टाइम पर बांग्लादेश की आजादी का जो माहौल था वॉज एट पीक लेवल। इसे देखकर वेस्ट पाकिस्तान के लोग भी घबराने लगे थे, क्योंकि सिचुएशन उनकी आंखों के सामने आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। एंड दैट इज व्हाई पाकिस्तान आर्मी को ये ऑर्डर दिया जाता है कि ईस्ट पाकिस्तान में हर उस आवाज को चुप करा दो जो कि आजादी मांग रही है, इंक्लूडिंग शेख मुजीबुर रहमान। तो सबसे पहले यही किया जाता है और मुजीबुर रहमान को उठाया जाता है फ्रॉम हिज रेजिडेंस एंड वेस्ट पाकिस्तान की एक जेल में डाल दिया जाता है। एंड देन उसी रात पाकिस्तानी आर्मी ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च करती है, विच वॉज अ मिलिट्री एक्शन जिसका ऑब्जेक्टिव था आवामी लीग से पावर छीन कर ईस्ट पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर रीस्टैब्लिश करना। एंड ये होता बाय न्यूट्रलाइजिंग ऑल द रेडिकल एलिमेंट्स फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। मतलब बेसिकली अब लोगों के मरने की बारी थी। अब पाकिस्तान के मिलिट्री एक्शन की वजह से विद इन 2 days ढाका, द मेन सिटी ऑफ बांग्लादेश, वॉज अंडर
अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। पर इन 2 दिनों में एंड देन महीनों तक ईस्ट पाकिस्तान में इतना डेडली वायलेंस हुआ कि नियरली 5 लाख लोग मारे गए और ऐसे और लाखों बंगाली लगभग मरने की हालत में छोड़ दिए गए। एंड यही वो टाइम था जब लगभग 1 करोड़ बंगाली लोग, जिसमें मोस्टली हिंदूज थे, वो अपनी जान बचाकर भागे भारत की तरफ, बिकॉज उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। यहाँ रहते तो पक्का मरते। नाउ अब तक की पूरी कहानी में डू यू नोटिस कि भारत बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था। एंड होता भी कैसे, क्योंकि अभी तक का ये पूरा मैटर पाकिस्तान का इंटरनल मैटर था। पर जिस दिन से पाकिस्तानी आर्मी ने ये लोगों का जेनोसाइड करना चालू किया, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आने स्टार्ट हुए, उस दिन से भारत ऑफिशियली इन्वॉल्व हो गया। अब देखो, भारत में अभी अभी इंदिरा गांधी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाई थी, आई मीन इन टर्म्स ऑफ मेजोरिटी पावर। एंड पाकिस्तान में ये जो सिचुएशन बन गई थी, इट वाज लाइक अ अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेंचुरी फॉर इंडिया। मतलब अभी जब पाकिस्तान इतना कमजोर हो चुका था, तब अगर भारत मिलिट्री इंटरवेंशन करता तो अपने सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ सकता था। पर दूसरे देश में अपनी मिलिट्री भेजना और सेफली जीत कर वापस आना एक बहुत बोल्ड और स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अपने ऑप्शंस देखने स्टार्ट किए कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। देखो, अभी तक पाकिस्तान हमारे लिए एक 2 तरफ से डायरेक्ट थ्रेट था, पर अगर ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बनता है तो भारत का एक 2 फ्रंट वॉर का थ्रेट कम हो जाएगा। नॉट एंटायरली, बट जिस लेवल का थ्रेट पाकिस्तान है उस लेवल से तो कम हो ही जाएगा। इसीलिए हमारी मिलिट्री भेज के सक्सेसफुली बांग्लादेश बनवाना वुड बी अ ह्यूज जियोपॉलिटिकल विन फॉर भारत। एंड अगर भारत ये करने में सक्सेसफुल होता तो पूरी दुनिया में ये मैसेज जाता कि अब भारत साउथ ईस्ट एशिया की एक बड़ी पावर है, जो कि अकेले अपने दम पर एक नया देश बनवा सकती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अभी कुछ साल पहले ही हमने पाकिस्तान से एक वॉर लड़ा था, जिसे हम जीते नहीं थे, ऑल्दो हारे भी नहीं थे, बट स्टिल इसकी वजह से देश का मोरल डाउन हो चुका था। तो अब अगर हमारी आर्मी उनके देश में जाके उनको हराती और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाती तो पूरे देश का माहौल ही बदल जाता। एंड वी ऑब्वियसली नो कि हाउ मच वी केयर अबाउट इवन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच। एंड इस माहौल का अल्टीमेट फायदा होता इंदिरा गांधी को इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, इंदिरा गांधी वाज फुल्ली कन्विंस्ड टू लॉन्च अ मिलिट्री अटैक ऑन पाकिस्तान immediately, and that's why मैडम प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर्स दिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैम जमशेदजी मानेकशॉ को टू लॉन्च अ फुल फ्लैजेड अटैक ऑन ईस्ट पाकिस्तान। पर हम उन पर हमला करते उससे पहले ही पाकिस्तान अटैक्स इंडिया।